हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ई बोध। आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं वह है रेखीय अभिक्रमित अन्वेषण। पिछले वीडियो में हमने अभिक्रमित अन्वेषण के बारे में बताया था और इसके जो टाइप्स, मैंने 3 टाइप्स बताए थे, 3 प्रकार बताए थे। पहला रेखीय अभिक्रमित अन्वेषण, दूसरा शाखीय अभिक्रमित अन्वेषण और तीसरा मैथेटिक्स अभिक्रमित अन्वेषण, या इसी को अवरोह अभिक्रमित अन्वेषण कहा जाता है। तो आज इसका जो पहला प्रकार है रेखीय अभिक्रमित अन्वेषण, इसके बारे में चर्चा करेंगे। रेखीय अभिक्रमित अन्वेषण का विकास या इसका प्रतिपादन स्किनर महोदय ने किया है। बीएफ स्किनर महोदय ने इसका प्रतिपादन किया है। सन 1954 में 1954 में इसको बनाया था। और यह जो अभिक्रम है, इन्हीं के सिद्धांत, इन्होंने जो अधिगम का सिद्धांत दिया है, या थ्योरी ऑफ लर्निंग जो दी है, ऑपरेंट कंडीशन थ्योरी, उस थ्योरी में इस सिद्धांत का जिक्र किया गया है। तो इस सिद्धांत में उन्होंने जो कुछ भी बताया है उसका हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। जैसा कि अभिक्रमित अन्वेषण जिस सिद्धांत पे काम करता है, अर्थात उसमें जो भी विषय वस्तु होती है उसके छोटे छोटे खंडों में विभाजित करके क्रमबद्ध रूप से सीखने वाले के सामने, या जो भी लर्नर होता है उसके सामने प्रस्तुत किया जाता है, और वो एक एक फ्रेम का या एक एक विषय वस्तु का क्रमबद्ध रूप से अध्ययन करता है और आगे की तरफ बढ़ता जाता है। जैसे जैसे वो फ्रेम को खत्म करता है वैसे वो आगे की तरफ बढ़ता जाता है। अब रेखीय अभिक्रमित अन्वेषण, जो कि जिसका प्रतिपादक बीएफ स्किनर ने किया था 1954 में, ये क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत पर आधारित है। किस पर आधारित है? ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न कई बार पूछा भी जा चुका है। आपके ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों में भी आता है कि जो रेखीय अभिक्रमित अन्वेषण है वो किस सिद्धांत पर काम करता है। तो आपको पता होना चाहिए कि रेखीय अभिक्रमित अन्वेषण जो बीएफ स्किनर का जो सिद्धांत है, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, इसको जो है क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत कहते हैं, उस पर आधारित है। अब इसमें जो भी मानव व्यवहार है, या जो भी मनुष्य का व्यवहार है, उसे एक निश्चित दिशा दी जाती है, और जो भी इच्छा है हमें सिखाने की, अर्थात जो इच्छित व्यवहार है उसको हम सिखाया जा सकता है इसके माध्यम से। अब रेखीय जो अभिक्रमित अन्वेषण है, प्रत्येक छात्र इसमें एक रेखीय क्रम से निश्चित दिशा की तरफ या निश्चित पदों को पार करता हुआ आगे की तरफ बढ़ता है, और अनुक्रिया करता हुआ एक एक का उत्तर देते हुए आगे बढ़ता है। इसके कुछ स्टेप्स हैं, इसके बारे में हम थोड़ा चर्चा करना चाहेंगे। जैसे सबसे पहले जो भी विषय वस्तु होती है, उस विषय वस्तु को छोटे छोटे पदों में या छोटे छोटे अंशों में उसको विभाजित कर दिया जाता है, पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में इसको लिख सकते हैं आप कि छात्र इसमें जो भी स्टेप्स है उसका अध्ययन करता है, और उस स्टेप में अध्ययन करते हुए वह जो भी अनुक्रिया है वो करता हुआ आगे बढ़ता है। अब इसमें तीसरा स्टेप आप ऐसे बना सकते हैं कि छात्र अपने उत्तर का सही उत्तर से मिलान करता है, और यदि सही उत्तर हमारा निकलता है तो उसे पुनर्बलन प्राप्त करता है और आगे बढ़ जाता है। अगले स्टेप के रूप में इसमें समझ सकते हैं कि उसे आगे क्या करना है, क्या नहीं करना है, या अगले फ्रेम में हमें कैसे पहुंचना है, इसका जो भी निर्देश रहता है वो उसी फ्रेम में नीचे सबसे रहता है, और निर्देशों का अध्ययन करता है, और उस निर्देश में जो भी स्पष्ट रहता है, जो भी लिखा रहता है, उसको उसी निर्देश का पालन करते हुए अगले फ्रेम में जाना पड़ता है। अब इसको थोड़ा, यदि इसको हम एक चित्र के माध्यम से समझें तो इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो भी विषय वस्तु है उसको छोटे छोटे पदों में हम क्या करते हैं, व्यवस्थित करते हैं। यदि एक विषय वस्तु है उसको हम छोटे छोटे पदों में यदि व्यवस्थित कर दें, कैसे करेंगे आइए समझते हैं। देखिए, एक फ्रेम ये हो गया, पहला फ्रेम हो गया, दूसरा फ्रेम हो गया, तीसरा फ्रेम हो गया, चौथा फ्रेम हो गया, और ये
5वां फ्रेम है और ये 6वां फ्रेम। अर्थात जो भी विषय वस्तु है हमने उसको 6 भागों में हमने या 6 फ्रेमों में हमने व्यवस्थित कर दिया। अब देखिए ये जो फ्रेमों की संख्या है ये निर्धारित करती है विषय वस्तु पर। यदि हमारी किसी भी सब्जेक्ट की या किसी भी टॉपिक की जो विषय वस्तु है थोड़ा ज़्यादा बड़ी है तो फ्रेमों की संख्या बढ़ जाएगी। यदि विषय वस्तु थोड़ा कम है या उपयुक्त है तो फिर फ्रेमों की संख्या कम रहेगी। अब बात आती है कि पहले फ्रेम में क्या होगा, तो आप ध्यान से देख सकते हैं इसमें जो पहला फ्रेम है पहले विषय वस्तु होगा, विषय वस्तु के बाद उसमें उससे संबंधित कुछ प्रश्न होंगे और प्रश्नों के बाद सबसे नीचे उसमें कुछ निर्देश दिए रहेंगे। अर्थात जो भी लर्नर है या जो सीखने वाला है सबसे पहले विषय वस्तु का अध्ययन करेगा। विषय वस्तु का अध्ययन करने के बाद उसके जो नीचे प्रश्न दिए रहते हैं उन प्रश्नों का अध्ययन करेगा और अध्ययन करने के बाद सही उत्तर देगा या सही अनुक्रिया करता है। सही अनुक्रिया के बाद वो सही प्रश्नों से मिलान करता है। यदि मिलान ठीक रहता है या सही उत्तरों का वो सभी प्रश्नों का उत्तर सही दे देता है तब फिर जो नीचे निर्देश दिए रहते हैं कि अब आपका सारा जो आप इस फ्रेम में जो भी चीज़ें हैं आप सीख गए हैं, अब आपको अगले फ्रेम में जाना चाहिए। तो फिर जो अधिगम करता है वो अगले फ्रेम में पहुंच जाता है और वही कंडीशंस, वही स्थिति, वही वही सारी चीज़ें आप उसको दूसरे फ्रेम में भी करना पड़ता है। और इस तरह से करते करते वो धीरे धीरे सारे फ्रेम को का अध्ययन करता हुआ सारे फ्रेमों के उत्तर देता हुआ वो आगे बढ़ता है। अब इसमें समझना है कि जब कोई अधिगम करता पहले फ्रेम में था तो उसका वो प्रारंभिक व्यवहार था, उसका वो प्रारंभिक व्यवहार था, प्रारंभिक व्यवहार। और बाद में जब उस सबको अधिगम करता हुआ सीखता हुआ वो आगे बढ़ जाता है तो वो है अपने अंतिम व्यवहार में पहुंच जाता है। कहाँ पहुंच जाता है? अंतिम व्यवहार में पहुंच जाता है। इस तरह से कह सकते हैं कि वो धीरे धीरे चलता हुआ अपने प्रारंभिक व्यवहार से अंतिम व्यवहार तक पहुंच जाता है। ये पूरी क्रियाविधि इसी डायग्राम से आप समझ सकते हैं और इसका अध्ययन कर सकते हैं। अब इसकी कुछ विशेषताएं हैं तो आप विशेषताओं के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, इसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं और विशेषताओं से ही किसी भी क्रियाविधि के बारे में उसमें क्या क्या चीज़ें हैं उसके बारे में जान सकते हैं। तो अब हेडिंग डाल दीजिएगा विशेषताएं। विशेषताएं या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीनियर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस। अब देखिए पहली इसमें जो इसकी जो पहली विशेषता है, पहली विशेषता क्या कहते हैं आप लिख सकते हैं, हम ऐसे साथ में बोलते रहेंगे। पहली विशेषता इसकी है कि जो भी उसमें विषय वस्तु होती है उसको क्या करते हैं छोटे छोटे पदों के माध्यम से एक रेखीय मार्ग पर गति करते हुए अंतिम व्यवहार तक पहुंचते। जैसे मैंने डायग्राम में आपको बताया था कि जब व्यक्ति जब भी अधिगम करता पहले फ्रेम में जाकर अध्ययन करता है तब उसका वो प्राथमिक व्यवहार होता है, प्रारंभिक व्यवहार होता है। अब वो धीरे धीरे करके अंतिम व्यवहार अर्थात अंतिम फ्रेम में पहुंच जाता है, अर्थात वो अंतिम व्यवहार में पहुंच जाता है। अर्थात इसमें जो भी विषय वस्तु है उसको छोटे छोटे खंडों में विभाजित करके छोटे छोटे पदों में व्यवस्थित करता है और धीरे धीरे रेखीय मार्ग मतलब एक सीधी मार्ग पर चलता हुआ, एक सीधी मार्ग पर अध्ययन करता हुआ अपने अंतिम व्यवहार तक पहुंच जाता है। पहली विशेषता हो गई। दूसरी विशेषता इसमें ये हो सकती है कि छात्र अनुक्रिया करता है, अर्थात जब छात्र एक फ्रेम का अध्ययन करता है तो उसमें जो भी विषय वस्तु होती है उसका अध्ययन करता है, अध्ययन करने के बाद उसके उत्तर देता है और उत्तर देने के बाद वो सही उत्तर से मिलान करता है। अर्थात इसमें कह सकते हैं कि इसमें प्रश्न पोषण की या फीडबैक की भी सुविधा होती है कि उसने क्या सीखा, वो प्रश्न का उत्तर जैसे देता है उसको समझ में आ जाता है कि मैंने सही उत्तर दिया है या नहीं दिया। अर्थात उसको तत्काल प्रश्न पोषण रेखीय अभिक्रम में मिल जाता है। तीसरी एक इसकी व्यवस्था है विशेषता है कि यह छात्र
कोई भी छात्र, मतलब इतने सारे छात्र होते हैं, विद्यार्थी होते हैं, कोई ज़्यादा बुद्धिमान होता है, कोई कम बुद्धिमान होता है, कोई ज़्यादा क्रियाशील होता है, कोई कम क्रियाशील होता है। अर्थात प्रत्येक छात्र अपनी गति से या अपनी स्वाभाविक गति से इसमें क्रमबद्ध रूप से अध्ययन करता हुआ आगे बढ़ता है। मतलब हर व्यक्ति की, हर छात्र की सीखने की क्षमता होती है, एक योग्यता होती है, और हर व्यक्ति अपनी योग्यता से ही सीखता है। अर्थात यह जो अभिक्रम है वो हर व्यक्ति को या हर छात्र को उसकी जो भी क्षमता है या जो भी योग्यता है उसके अनुरूप उसे सीखने के लिए आगे बढ़ने का मौका देता है। ठीक है। नेक्स्ट इसमें विशेषता है इसका, मतलब इस, क्योंकि ये रेखीय है, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं हैं। अर्थात इसमें सामग्री का निर्माण करना, इसका प्रस्तुतिकरण करना, और कहीं ना कहीं छात्रों की त्रुटि को सुधारना, इसके माध्यम से सारी चीज़ों को ठीक से समझा जा सकता है। या ये कह सकते हैं कि इसमें जो भी विषय वस्तु है वो निर्माणकर्ता के लिए कहीं ना कहीं ठीक है, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल नहीं है, ना बहुत ज़्यादा तकनीकी रूप से डिफ़िकल्ट है। ये सरल माध्यम है। इसमें जो निर्माता है वह इसको आसानी से बना सकता है और आसानी से इसको प्रस्तुत भी कर सकता है। ठीक है। और ये छात्रों की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। कैसे? इसमें क्योंकि सारी चीज़ें व्यवस्थित हैं, अर्थात इसमें छात्र जो है, जो उसकी जो त्रुटि की संभावना है वो ना के बराबर रहती है। ठीक है। नेक्स्ट इसकी जो विशेषता है वो इस प्रकार है, क्योंकि ये जो है सक्रिय, आप जानते हैं कि ये पूरी तरह से स्किनर का जो सिद्धांत है, ऑपरेंट कंडीशन थ्योरी या क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन, उस पर आधारित है। अर्थात जैसे वो अनुक्रिया करता है उसके फलस्वरूप तत्काल उसको पुनर्वलन भी प्राप्त करता है। तो इस तरह कुछ देखिए इसकी विशेषताएं हो गई। अब देखिए इसकी कुछ सीमाओं के बारे में हम जानेंगे। तो हेडिंग डाल लीजिएगा, रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन की सीमाएं। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन की सीमाएं या लिमिटेशंस ऑफ लीनियर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस। सीमाएं। अब देखिए जब कोई व्यवस्था आती है तो जैसे उसकी कुछ ऐसी कुछ विशेषताएं होती हैं, वैसी उसकी कुछ ऐसी सीमाएं भी और कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं। अब देखिए बात आती है सीमाओं की। तो सबसे पहले इसमें हम ये जानें कि सबसे कह सकते हैं कि इसकी पहली सीमा तो यही है कि देखिए अभिक्रम है, एक सीधी रेखा पर हमें जो भी पथ निर्धारित है पहले से, उसी पथ पर हमें अध्ययन करना है। ठीक है। तो पहली सीमा तो यही हो गई कि यदि कोई छात्र इस प्रकार का अधिगम नहीं करना चाहता या कोई व्यक्ति इस तरह नहीं सीखना चाहता तो वो व्यक्ति या वो छात्र इस अभिक्रम में अधिगम नहीं कर सकता है या नहीं सीख सकता है। ठीक है। एक अन्य दूसरी जो समस्या है इसकी कि ये सभी छात्रों के लिए एक ही अभिक्रम उपलब्ध कराता है या एक ही क्रियाविधि उपलब्ध कराता है। अब कोई छात्र पढ़ने में ठीक है, किसी का IQ ज़्यादा है, किसी का IQ कम है, कोई ज़्यादा बुद्धिमान है। तो जो ज़्यादा बुद्धिमान है वो पहले तो ठीक है, लेकिन जैसे जैसे आगे वो बढ़ता जाएगा वैसे वैसे वो अरुचि का जो शिकार है वो इसमें बन जाता है। अर्थात धीरे धीरे क्या करता है, वो इस अभिक्रम में रुचि लेना बंद कर देता है। और भी इसकी कई सारी चीज़ें हैं। जब जानते हैं कि इसमें किसी भी मतलब कह सकते हैं कि इसमें जो अधिगम है वो नियंत्रित परिस्थिति में होता है। नियंत्रित परिस्थिति का मतलब ये होता है कि इसमें जो भी अभिक्रम दिए हैं उसी अभिक्रम में चलकर सीखना होता है। अर्थात जो भी चीज़ें हैं वो निर्धारित हैं और निर्धारित चीज़ों के आधार पर कोई भी जो लर्नर है वो सीखने का प्रयास करता है। अर्थात इसमें जो भी अधिगम होता है वो नियंत्रित परिस्थितियों में होता है। कैसा होता है? इसमें नियंत्रित परिस्थितियों में होता है। एक अन्य इसकी सीमा है कि देखिए इसमें यदि किसी भी छात्र को यदि कोई समस्या हो रही है, मीन्स यदि किसी छात्र को कुछ अन्य जानकारी चाहिए या कोई छात्र कहीं पर रुक जाता है, आगे नहीं बढ़ पाता है, या उसको कोई अन्य प्रोग्राम से लेके या कोई फ्रेमों से लेके
या कोई सब्जेक्ट मैटर से लेके, विषय वस्तु से लेके या किसी प्रश्न को लेके यदि कोई समस्या आती है, उसको कोई दुविधा बनती है या कोई ऐसी समस्या आती है, तो उसके उपचार के लिए इस फ्रेम में या रेखीय अभिक्रम में कोई ऐसी समस्या या कोई ऐसा मतलब असिस्टेंट या कोई ऐसा सुधारात्मक चीज़ें उपलब्ध नहीं है। कह सकते हैं कि यह जो अभिक्रम है, इसमें उपचारात्मक शिक्षण की कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि जहाँ पर छात्र को यदि कोई समस्या होती है तो उसको समझाने के लिए या समझा बुझाकर उसको आगे बढ़ाने में उसकी मदद कर सके। तो इस तरह से देखिए छात्रों, विद्यार्थियों, कि आपने देख जाना कि लीनियर प्रोग्राम स्टेशंस क्या होता है, इसका प्रतिपादन किसने किया है, और ये किस तरह इसकी जो क्रियाविधि है उसमें हमने स्टेप बाय स्टेप हमने जाना, और इसमें कुछ विशेषताएं आपने पढ़ी, इसकी कुछ सीमाएं पढ़ी। अब इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम शाखीय अभिक्रमित अन्वेषण के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।